क्या मोदी फिर से आएंगे तो मुस्लिम समाज का वजूद खत्म हो जाएगा? क्या मुसलमानों को भड़काकर कुछ नेता वोटों की फसल काटना चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। दरअसल सहारनपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद, तो जानते ही होंगे आप उनका नाम, अपने बयान के लिए काफी चर्चा में रहते हैं। वही इमरान जिन्होंने 2014 में मोदी के पीएम प्रत्याशी बनने के बाद बोटी बोटी वाला बयान दिया था। मोदी से इमरान मसूद की नफरत बहुत पुरानी है। 24 के रण में भी इमरान मसूद कुछ ऐसे ही नफरती प्लान लेकर आए हैं और हर दूसरे दिन उनका नफरती एजेंडा भी सामने आता है। अब उन्होंने मुसलमानों को डराते हुए कहा कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो सबसे पहले हमारा इलाज करेगी, इसके बाद सबका। उधर हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान का भी नफरती प्लान तैयार है। टोपी, दाढ़ी, हिजाब, लिबास जैसे तमाम मुद्दे उछालकर वो पीएम मोदी से मुसलमानों को डरवा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई मोदी के राज में मुसलमानों का वजूद खतरे में है, या सियासी एजेंडा चमकाने और वोट बैंक के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? इन्हीं सवालों के साथ आज हम सबसे बड़ी बहस करेंगे, सबका हिसाब करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा और उनके पास जाएंगे और उसको समझेंगे कि क्या डर के आगे वोट है। लेकिन सबका हिसाब होगा में हर दिन की तरह जो हम 3 सवाल उठाते हैं वो 3 सवाल आपके सामने रखते हैं। पहला और बड़ा सवाल यह है कि मुसलमानों को भड़का रहे ओवैसी और इमरान मसूद, ये सबसे बड़ा और वाजिब सवाल। मोदी के नाम पर डराकर वोट बटोरने वाली सियासत हो रही है क्या? क्या मोदी राज में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी के इर्द गिर्द आज हमारी पूरी डिबेट रहेगी। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि लिबास देखकर पहचाने, उनका भाषण है। मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है। अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना बात। मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से निजात दिलाते हैं। लेकिन देश के कुछ नेता ऐसे हैं जो मोदी को खतरा मानते हैं। अब इन जनाब की बात सुनिए। नाम है इमरान मसूद, सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। इन्हें लगता है कि अगर मोदी फिर से आ गए तो मुसलमानों का इलाज कर देंगे। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि ये चुनाव इमरान को जिताने हराने का नहीं, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना बात। हंसने की बात नहीं है। दरअसल इमरान मसूद को मुस्लिम वोटों की दरकार है। सहारनपुर मुस्लिम बहुल सीट है, लिहाजा साम दाम दंड भेद से वोटों की फसल काटने की तैयारी में है। हालांकि बाद में मसूद साहब ने कुछ यूं सफाई पेश की। इनसे इनका कुछ पता नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री को जेल में डाल दें। इन्होंने सारी परंपराओं को तहस नहस करके रख दिया। इन्होंने ऐसा हाल कर दिया देश के अंदर कि बोलते हुए आदमी को डर लगने लगा कि क्या बोले क्या ना बोले। हम तो भाई बहुत निरीह प्राणी हैं, बहुत छोटे से हैं। मंत्री इनके धमकी देते हैं, वो देते हैं, भैया हमारे बस का नहीं। हम तो लोकतंत्र के अंदर बात अपनी संवैधानिक दायरे के अंदर रखते हैं, संवैधानिक दायरे के अंदर बात करेंगे। इमरान मसूद के बयान से बीजेपी बेहद नाराज है। मुस्लिमों को डराने वाले प्लान पर हमला करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज करवा दी है कि ये चुनाव के परिणाम की जो अपेक्षा लेकर के आए थे, उनको जब लग रहा है कि जमानत बचेगी कि नहीं बचेगी, तो ये तनावग्रस्त जो लोग होते हैं वो इस प्रकार के फ्रस्ट्रेशन में बयान देते हैं। धन्यवाद। देखिए, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। इस प्रकार के शब्दों का समाज में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इधर भड़काऊ भाईजान ने भी अपना काम जारी रखा है। मोदी के नाम पर मुस्लिमों को भड़काकर हैदराबाद के निजाम बने रहने का ख्वाब है। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने ओवैसी पर तीखा पलटवार किया। ऐसा ही है ना, वो नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि लिबास देखकर पहचाने, उनका भाषण है। तो लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है, तो आपको मेरी वजूद से नफरत है।
मगर हैदराबाद की आवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को कामयाब करेगी। और जो लोग हमारी दाढ़ी के, हमारी टोपी के, हमारे हिजाब के, हमारी शनाख्त के, हमारे वजूद के खिलाफ है, जमहूरी तरीके से उनको एक बदतरीन शिकस्त देगी इंशाअल्लाह ताला। जब असदुद्दीन जी ने रामचंद्र जी और रामचंद्र के माता जी के ऊपर कमेंट किया था तो वह बहरा होकर कमेंट करे थे। क्या समस्या है वो कि हम चुप बैठेंगे? जब बतकम्मा के ऊपर जब उसने कमेंट किया था, क्यों कमेंट किया उसने? आज इतना भड़क रहे हैं हम असदुद्दीन के ऊपर कमेंट करें, लेकिन वो हमारे रामचंद्र के ऊपर कमेंट करे। वो याद नहीं है जो भाइयों दोनों मिलकर कमेंट करें? अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। हम इस्लाम पे कमेंट नहीं कर रहे, हम असदुद्दीन के बारे में कमेंट कर रहे हैं हम लोग। मोदी ने 3 तलाक से छुटकारा दिलाया। पसमानदा हो या फिर बोहरा मुसलमान, हर किसी की पसंद है मोदी। मोदी जाति धर्म से ऊपर उठकर देश की बात करते हैं, तो आखिर क्यों ओवैसी और इमरान मसूद जैसे नेता मोदी के नाम पर मुस्लिम समाज को डरा रहे हैं? या वाकई मोदी राज में मुस्लिम समाज का बुरा हाल हो गया है? क्या नफरत फैलाई जा रही है या नफरत के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है? इन्हीं सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा। तो आप देखिए 24 की लड़ाई जारी है और ऐसे में तमाम नेता जनता के बीच जा रहे हैं, अपने मुद्दे रख रहे हैं, लेकिन इसमें भी आप देखिए भय की सियासत की जा रही है, डर की सियासत की जा रही है। अब सवाल यही है कि क्या डर के आगे वोट है, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या भड़काऊ भाईजान या नहीं, या ओवैसी साहब हो या इमरान मसूद, क्या ये मुसलमानों को डर दिखाकर जीत जाएंगे? क्या वाकई मुसलमान भारत में इस वक्त खतरे में है? इसी पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका परिचय पहले आपसे करवाएं। डॉक्टर कौशल कांत जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, AIMM के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हैं, ये समीक्षक है और इस्लामिक स्कॉलर है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा सैयद जवाब साहब भी हमारे साथ हैं, समीक्षक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रंगरेज भाई आपके पास आएंगे। ओवैसी साहब ने एक बार फिर से, जैसा कि वो अक्सर ऐसे बयान देते हैं कि भाई टोपी, हिजाब, दाढ़ी देखकर ही नफरत फैलाई जा रही है, वो हमारे वजूद को मिटा देंगे, ऐसी नफरत वाली भाषा क्यों वो बोलते हैं? क्या वाकई लगता है कि मुसलमानों का वजूद खतरे में है? देखिए, अगर आप ये बात कह रहे हैं और असद साहब ने इतनी बड़ी बात कही है तो वो किसी बुनियाद पे ही उन्होंने ये बात कही है। जब मुसलमानों को दाढ़ी के नाम पर मारा जाता है, जय सिया राम का नारा बुलवाने के लिए मारा जाता है। चेतन ने क्या किया था, ट्रेन में जो है जय सिया राम बोलो नहीं तो गोली मारो, और 3 लोगों को उसने जो है मार दिया। गाय के नाम पे मुसलमानों को मारा जाता है, हिजाब के नाम पर मुसलमानों को तालीम से रोका जाता है। तो सारे लव जिहाद, लैंड जिहाद, हिजाब, मतलब सारे मसलों को जो है मुसलमान से जोड़ के देखा जाए। कोरोना तक को मुसलमान से जोड़ के देखा गया कि कोरोना जो है मुसलमानों ने फैलाया। मगर बाद में जब अदालतों में गए लोग और वहाँ से सब लोग जो है वो बरी हो गए, और अदालत ने खुद धमकाया कि मीडिया ने जो है पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया था, नहीं तो उनका तो कोई साजिश नहीं थी कि भाई कोरोना फैलाया जाए। तो ये सारी चीजें अगर असद साहब इतने बुनियादी मसलों पे अगर बात कह रहे हैं तो वो तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आपको भी लगता है कि अभी मुसलमानों का वजूद खतरे में है? की बात करते हैं, लगता है कि मुसलमानों का वजूद खतरे में है? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं कह रहा हूं कि जो लोग मुसलमानों को खुलेआम सामाजिक बहिष्कार की बात करते हों, जो मारने और काटने की बात करते हों, गोली मारो सालों की बात करते हैं, तो वो तो भाजपा में अभी तक बने हुए हैं। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की भाजपा ने, बताइए। हम अगर ये सवाल पूछते हैं तो इसमें क्या गलत है, बताइए। मगर भाजपा कुछ भी उन पे एक्शन नहीं लेती। तो आप जो है आप ये कहेंगे कि आपके नेता ये कहेंगे कि हमारी दाढ़ी और हमारे टोपी से, हमारे हिजाब से नफरत है और हमारे वजूद को खत्म करने वाली बात आप लोग कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि हिंदुस्तान में इतना ऐसा कौन है जो मुसलमानों का वजूद खतरे में कर सकता है, मिटा सकता है? इतना आसान है क्या? देखिए, भाजपा पार्टी, सुनिए, बीजेपी पार्टी 20 करोड़ मुसलमानों से 100 करोड़ हिंदू भाइयों को डराकर वोट लेती है। अच्छा। और उनसे एक तबका ऐसा है कि वो जो है इन नफरत को जो है रेडिकलाइज होते जा रहे हैं लोग।
आप देखिए रोडों पर चलना मुश्किल हो रहा है, ट्रेन में चलना मुश्किल हो रहा है, सफर करना मुश्किल हो रहा है। तो अगर इन मुद्दों को अगर असद साहब नहीं उठाएंगे, और वही एक ऐसे नेता हैं जो देश में हर एक मुद्दे पर बुलंद आवाज से जो है बात रखते हैं। बताइए किसी और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं जो हमारी वोट लेते हैं, लेकिन वो हमारी बात करते कहां हैं? एक बात समझना चाहूंगा, पिछले 20 साल से वो सांसद हैं, मुसलमानों को बहुत बड़े नेता बनने की कवायद कर रहे हैं। इसके पहले 40 साल से हैदराबाद में पूरी उनकी पार्टी नहीं, वो बड़े नेता हैं। नहीं तो ये तो समझ पा रहे हैं। नहीं सुनिए, लेकिन अभी मुसलमानों में उतना भरोसा कायम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 20 करोड़ मुसलमान है, वो सब उनको नेता मानते हैं अपना। अच्छा ठीक है, चलिए नेता मानते हैं असद साहब को। ठीक है, मानते हैं। चलिए भुवन जोशी जी आपके पास आते हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ नहीं पाए, क्योंकि आप इंडिया गठबंधन से हैं, तो इसलिए इमरान मसूद पर आपका पक्ष जानना चाहेंगे। इमरान मसूद साहब ये कहते हैं कि भाई अगर बीजेपी सत्ता में वापस आ गई तो पहले तुम्हारा हिसाब होगा, फिर मेरा हिसाब करेंगे। मार मार के भूस भर दिया इन लोगों ने। इस तरह से डरा के वोट मिलेगा क्या? ऐसे जीत पाएंगे वो? अंजनी जी, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि डराने शब्द यूज कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से अगर मैं देखूं, इसको कहते हैं विपक्ष की जिम्मेदारी को निभाना और आगाह करना। और पता नहीं सर, मैं भी पॉलिटिकल साइंस का इतिहास, मैं भी पॉलिटिकल साइंस का छात्र रहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, लेकिन मुझे ये नहीं पढ़ाया गया था कि अगर किसी को डरा के बोलो कि ये है। मैंने उसी में ग्रेजुएशन किया है। मुझे 2 मिनट थोड़ा समय दे। अच्छा जी, समझाएं। अंजनी जी, जो आगाह करा है हाँ मसूद साहब ने, वो ये आगाह करा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, जैसा कि चंडीगढ़ में आदरणीय मोदी जी की सरकार में लोकतंत्र की हत्या हुई। और अगर सर्वोच्च न्यायालय नहीं हो पाता तो हमको न्याय नहीं मिल पाता। ये पूरे देश में एक नया पैरामीटर बन चुका है, क्योंकि वो ऑन कैमरा भ्रष्टाचार हुआ। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और भ्रष्टाचार का तो पुराना मामला है, पुराना प्रेम है, क्योंकि हमने देखा किस प्रकार इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, और अभी किस प्रकार आदरणीय मोदी जी की इन मुद्दों पे मसूद साहब बात क्यों नहीं करते? फिर वो क्यों कहते हैं कि अगर मोदी आ गए तो मुसलमानों तुम्हारा इलाज कर देंगे? तो ये बड़ा मुद्दा आप उसको क्यों नहीं उठाते हैं? ये भड़काने वाले सियासत क्यों करते हैं? वो जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं वहां पर समुदाय के लोग हैं। अच्छा, और अल्पसंख्यक लोगों को समझाना उनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर वो उस समाज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो यही तो बताने का काम कर रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं, अगर आप नहीं करा तो हमारा और आपका इलाज हो जाएगा। इसमें गलत क्या है? क्यों नहीं हो जाएगा? पूरा देश चंडीगढ़ बन जाएगा। अभी तो चंडीगढ़ बना ना अंजलि जी, इस बात से आप छुपा सकते हैं, आपका चैनल छुपा सकता है कि चंडीगढ़ में जो भ्रष्टाचार हुआ, लोकतंत्र की वो तो हर डिबेट में हम आप यही बात करते हो, हर डिबेट में आप यही तर्क लाते हैं, वो तो बात है ही। लेकिन 14 और 19 दो कार्यकाल में कितना इलाज हुआ, आपने जरा समझाएं दर्शकों को। आप तो खैर बहुत जागरूक पत्रकार है, क्या आपको पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 बन चुका है? और जो कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 बन चुका है, तो आप बताइए किस समाज के लोगों के साथ हो रहा है? और किस पार्टी की सरकार में गुजरात में जो रेपिस्ट थे मुस्लिम बहन के, उनको सम्मानित करने का काम करा? ये भी आप भूल गए कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार, मैं निजी रूप से आपका बहुत सम्मान करता हूँ अंजनी जी, और आपको बहुत मैं उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ आपके लिए दिल से, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा है। लेकिन वो याद रखना चाहिए, मुसलमान बेटी के साथ रेप करने वालों को भारतीय जनता पार्टी ने पुरस्कृत गुजरात में करा कि नहीं करा, पूरे देश ने देखने का काम करा। तो ये जिस प्रकार के जो 2014 से 24 तक का आदरणीय मोदी जी का जो युग रहा, इसमें ये समुदाय, ये समाज टारगेटेड रहा कि नहीं रहा, इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और तो इस वजह से मतलब आप ये जो 2 बयान है उनका आप समर्थन करते हैं कि भाई वो बयान नहीं है, भड़काया नहीं है, उन्होंने अपनी बात रखी है, समझाया, ठीक है, आगाह किया जी, उसको भड़काने आगाह करना आप बोलेंगे, ठीक है। जवाद भाई आपके पास आते हैं, इसके बाद फिर चलेंगे कौशल कांत जी के पास। जवाद भाई, ये 2 बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये डर के आगे वोट वाली सियासत है, या वाकई आपको लगता है कि इस वक्त जो है मुसलमानों का वजूद खतरे में है? और एक बड़ा मशहूर शेर है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। देखिए, अभी हमारे भुवन भास्कर जोशी साहब
और मेहराजुद्दीन अंग्रेज साहब जो बात कर रहे थे, आज पहली बार मुझे थोड़ा सा कहना था कि भाई मुसलमानों की बात करके या मुसलमानों के ऊपर वोट बैंक की राजनीति करके अगर ये समझा जाता है कि बहुत से लोगों को पॉलिटिकल फायदा होता है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है अब तो हिंदुओं की ठेकेदारी लेने लगी ना वोट की। तो हिंदुओं की ठेकेदारी जो लोग ले रहे हैं, जो हिंदू वोट बैंक को ये सोच करके कि अपनी जागीर है उसको देकर करके यूटिलाइज कर रहे हैं, उनके ऊपर सवाल और प्रश्न नहीं खड़ा होने चाहिए। ये सवाल तो चुनाव आयोग से भी पूछना चाहिए, जिन्होंने कहा खड़े होकर के कि भाई जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें मुस्लिम लीग जैसी सम्मिलित है। तो क्या कर रहा है चुनाव आयोग? एक तरफा कार्रवाई करेंगे और होगी भी। तमाम जो लोग भारत के आइन को लेकर के फिक्रमंद है, भुवन भास्कर जोशी जी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, एमआईएम के लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में। अरे संविधान खतरे से ऊपर अब बातचीत निकल गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो ये कह रहे हैं कि हम आइन बदल देंगे अगर माननीय प्रधानमंत्री जीत कर आएंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने? विपक्षी क्या कह रहे हैं? अरे जवाब, ऐसा उन्होंने कहा कि अब आगे इलेक्शन नहीं होगा, ऐसा उनके बीजेपी के नेता ने कहा। मैं आपको कोट कर, अंजीत भाई मैं नाम कोट कर देता हूँ। साक्षी महाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और उन्नाव से आते हैं जीत करके। उन्होंने ये कहा, क्या कहा, ये स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कहा कि अगर 2000, हाँ बता दे रहा हूँ कि होंगे फिर इलेक्शन ही नहीं होंगे अगर प्रधानमंत्री जीत कर। हाँ कोड है, आप दिखा दे। भारतीय जनता पार्टी के एक और मौजूदा सांसद है, उन्होंने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक थे, उन्होंने ये कहा कि इस बार 400 सीटें आ जाएं। कहिए तो मैं आपको भेज देता हूं कि हम इस देश का आयन चेंज कर देंगे। उन्होंने कहा कि संविधान में परिवर्तन कर देंगे, लेकिन ये जो आपने कहा कि चुनाव होंगे ही नहीं, ये नहीं कहा, ये ना, ये परिवर्तन की बात नहीं है, संविधान बदलने की बात हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात अंजीत भाई, अब ये कहा जा रहा, आपका आज बहुत अच्छा शीर्षक है, मैं तो कहता हूं डर के आगे मोहब्बत है और डर के पीछे भारतीय जनता पार्टी है और संघ परिवार है। अच्छा, वो ये सोचते हैं कि डरा करके, धमका करके, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, अब तो मैं चुनाव आयोग को भी मानता हूं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, मैं खुला कह रहा हूं आपसे, वो सिर्फ जो है विपक्षियों के ऊपर कार्रवाई करेगा।